अच्छा बेटा, यूज ऑफ नेस्टेड स्टेटमेंट आज का टॉपिक है हमारा। नेस्टेड स्टेटमेंट मींस अगर आप एक स्टेटमेंट के अंदर वही स्टेटमेंट दोबारा यूज करें तो उसको हम नेस्टेड स्टेटमेंट कहते हैं। अ लूप विद इन अनदर लूप और अ सिलेक्शन स्टेटमेंट विद इन अनदर सिलेक्शन स्टेटमेंट, मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ या एक लूप के अंदर दूसरा लूप। ठीक है। तो selection and iteration statements can be nested one inside the another. सिलेक्शन स्टेटमेंट हमारे पास, ये याद रखिएगा, ये क्योंकि वो पूछते यही हैं कि सिलेक्शन स्टेटमेंट्स बताएं, तो आपको पता होनी चाहिए कौन सी है। इफ स्टेटमेंट है, ठीक है, इफ एल्स है, और केस ऑफ अदरवाइज है। ये हमारी नेस्टेड स्टेटमेंट, सॉरी, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, ये याद रखिएगा। आइटरेशन स्टेटमेंट्स लूप को कहते हैं। इसमें हमारे पास फॉर, वाइल और रिपीट आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आइटरेशन स्टेटमेंट्स। तो हम एक फॉर लूप के अंदर एक वाइल लूप अगर यूज कर लें तो वो नेस्टेड लूप बन जाएगा, फॉर के अंदर फॉर लूप यूज करें तो भी वो नेस्टेड बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारी ये नेस्टेड स्टेटमेंट्स होती है। दिस मेथड रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ कोड दैट नीड्स टू बी रिटन। बेटा ये कौन है? एक तो यार अपने नाम एग्जैक्ट लिखा करो, दूसरा प्लीज आज मैं वैसे ही दूँ। तो हमारे पास इसमें this method reduces the amount of code that needs to be written and makes it simpler for a programmer to test their programs. हमारा कोड शॉर्ट हो जाता है उसमें, और वन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्ट कैन बी नेस्टेड विद इन अनदर। फॉर एग्जांपल सिलेक्शन कैन बी नेस्टेड विद इन अ कंडीशन कंट्रोल लूप, और वन लूप कैन बी नेस्टेड विद इन अनदर लूप। तो ये किसी तरह की भी आपस में इनका वो सीक्वेंस हो सकता है। अब इसमें दूसरा, जरा इसका प्रोग्राम देख लें, आपको इसका थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। Write and test a short program to calculate and output largest, highest, lowest, and average marks for a single subject with 5 tests taken by a student. तो बेसिकली ये थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें काफी सारे टॉपिक्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ये लार्जेस्ट नंबर हाई आपका, ये लार्जेस्ट तो हाईएस्ट तो एक ही होगा। हाईएस्ट नंबर हमने डिस्प्ले करना है इसमें, लोएस्ट डिस्प्ले करना है, एवरेज मार्क्स डिस्प्ले करने हैं, ठीक है, और 5 टेस्ट हैं हमारे पास। इसका मैं सूडो कोड लिखने लगा हूँ। प्रोग्राम आप अगर उसको ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बेसिक तो हमने तकरीबन सारा इसका किया हुआ है, प्रोग्रामिंग का इनपुट स्टेटमेंट, फॉर लूप, ये सारा कुछ हमने किया हुआ। अच्छा जी बेटा, क्योंकि हमने इसमें एवरेज मार्क्स लेना है, तो एवरेज मार्क्स है तो ऑब्वियसली हमारे पास इसमें पहले जरा डिक्लेरेशन कर लेते हैं। डिक्लेयर वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे? हाई, लो, एवरेज, टोटल, मार्क्स। ठीक है, एवरेज को बीच में से निकालते हैं। ये हमारे पास हो जाएंगे इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, और डिक्लेयर तो एवरेज। ये डिक्लेयर जो होता है वो कह सकते हैं कि जिस तरह उसमें डेटाबेस में सिलेक्ट होता था उस तरह का है। नहीं बेटा, वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। ये बेसिकली डिक्लेरेशन, जैसे हम डेटाबेस जब डिजाइन करते हैं ना तो हम उसकी हर वेरिएबल को उसकी डेटा टाइप बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसी तरीके से जो भी हम वेरिएबल यूज करेंगे उसकी वो डेटा टाइप बताएंगे। वो ठीक है सर। सिलेक्ट और चीज है। अच्छा, ये हमारी डिक्लेरेशन होगी। बाकी कोई वेरिएबल अगर इन केस बाद में याद आ गया तो वो बाद में हम उसको देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि हमने टोटल लेना है तो टोटल की वैल्यू होगी 0। ठीक है। दूसरा, हमने हाईएस्ट मार्क्स लेने हैं। जब भी बेटा हाईएस्ट मार्क्स लेने हो तो उसकी वैल्यू हम मिनिमम रखते हैं। ठीक है, मिनिमम वो हमने फाइंड द एरर वाले में किया था।
उसमें हाईएस्ट की वैल्यू उसने 100 की हुई थी, तो उसमें हमने करेक्शन ये की थी कि हाईएस्ट की वैल्यू हमने उसको 0 कर दी थी, और जो लोएस्ट वैल्यू होती है उसकी वैल्यू आप बड़ी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू है, इसका पर्पस क्या है वो आगे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये हमारी है इनिशियलाइजेशन, इसको हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट थी हमारी, ये हमारे पास थी वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है। अच्छा बेटा, ये कमेंटिंग होती है, ये हम कमेंट्स करते हैं पहले हर स्टेटमेंट के साथ, हम उसमें कमेंट्स कर देते हैं ताकि उसमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो इसको आप ऐसे भी कमेंट्स कर सकते हो या आप इसको ऐसे भी कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, आप शुरू में इसमें कमेंट लिख दो। अ, फिर तो ये कंपल्सरी होता है लिखना। बेटा लो इनिशियली बड़ी वैल्यू रखते हैं, मतलब 100 कर दो आप, मैंने ज्यादा बड़ी वैल्यू कर दी है। बेसिकली लो इसलिए इसकी वैल्यू बड़ी रखते हैं ताकि यूजर जो नंबर एंटर करे वो इससे छोटा हो। तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी तो यूजर का नंबर छोटा होगा ना, तो फिर वो इसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे। अच्छा, ये बेटा कंपलसरी कह सकते हैं आप इस तरीके से भी इसको कमेंटिंग कर सकते हो, वेरिएबल डिक्लेरेशन। ठीक है, और इनिशियलाइजेशन रहने दें इसको, खैर इनिशियलाइजेशन में ये होता है कि हम डिक्लेयर डिक्लेयर के साथ ही हम उसको वैल्यू दे देते हैं। आप इसमें ये कमेंट्स ऐसे कर सकते हो। अच्छा बेटा, ये कमेंटिंग ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपके 2 से 3 नंबर कमेंट्स के होते हैं। ठीक है, इसमें आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, दिस वेरिएबल इज टू स्टोर टोटल मार्क्स। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें जो कमेंट्स वगैरह दे सकते हो। हर स्टेटमेंट पे देना ज़रूरी नहीं, जहाँ पे आपको लगे कि अगले को समझ नहीं आएगा, जो आपका कोड देखेगा वहां पे आप उसको कमेंट्स देते हो। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ये अगर आप देते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात। अच्छा जी, वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी यहाँ तक, उसके बाद आपके पास ये इनिशियलाइज इनिशियलाइज कर दिया। अब बेटा क्योंकि 5 वैल्यूज हैं, तो फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 5, हम इसमें फॉर लूप लगाएंगे। उसके बाद हम यूजर से मार्क्स लेंगे, इनपुट इंटर योर मार्क्स। और उसके बाद हमने इसको मार्क्स एक वेरिएबल दे दिया। ठीक है, अब जब यूजर यहाँ पे नंबर एंटर करेगा, हमने 3 चीजें चेक करी कि नंबर हाईएस्ट है या लो, हाईएस्ट है, लोएस्ट है, और टोटल हमने निकाला। तो पहले तो टोटल निकाल लेते हैं। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स। ये बेटा ऊपर जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था, अ, एक काउंटिंग था और एक एडिशन था। ठीक है, टोटलिंग टोटलिंग एंड काउंटिंग, ये बेसिकली टोटलिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसके मार्क्स ऐड कर देंगे। सर ये एंटर योर मार्क्स इन्वर्टेड कॉमा बंद करने के बाद ये आपने फुल स्टॉप डाले या ये कॉमा है? नहीं, कॉमा है बेटा। ठीक है सर। अच्छा जी, टोटल मार्क्स यहाँ पे आ गए। अब हमने उसको चेक करना है कि लो और वो सारा, इफ मार्क्स इज लेस देन लो, देन लो इज इक्वल टू मार्क्स। अच्छा, और ये हो गया आपका एंड। अच्छा बेटा, ये स्टेटमेंट समझ आई आपको? अगर मार्क्स की वैल्यू लो से छोटी होगी हेलो तो हेलो हाँ। हेलो। जी जी बेटा, आवाज आ रही है सर? जी आ रही है। अच्छा, इफ मार्क्स इज लेस देन लो, अच्छा लो की वैल्यू हमने ज्यादा बड़ी इसीलिए रखी थी क्योंकि पहला जो मार्क्स जो भी यूजर एंटर करेगा वो इससे छोटा होगा।
तो अब तो इससे होगा क्या, इस वेरिएबल के अंदर उस मार्क्स की वैल्यू स्टोर हो जाए। फॉर एग्जांपल यूजर ने अगर 15 किया, तो क्योंकि पहली एंट्री आप कर रहे हैं, तो पहला जो नंबर होता है वो सबसे छोटा भी होता है, वो सबसे बड़ा भी होता है। तो हम अपना कोड इसी तरीके से लिखते हैं कि पहली जो वैल्यू है वो छोटी भी हो और बड़ी भी। बेटा ये वाली स्टेटमेंट समझ आ गई है? अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें please। बेटा ये स्टेटमेंट समझ आ गई है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ, अगर ये क्लियर है। जी सर, जी सर आ गया सॉरी। अच्छा, इसको मैं कॉपी पेस्ट करने लगा हूँ। दूसरी कंडीशन क्या होगी? इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन हाई, देन हाई इज इक्वल टू मार्क्स। ठीक है। अच्छा, अब यूजर यहाँ पे जो भी नंबर एंटर करेगा ना, जो भी मार्क्स एंटर करेगा, 5 करे, 15 करे, 20 करे, जो भी करे, वो इस लो से छोटा होगा और इस हाई से बड़ा होगा। ठीक है। तो लो की वैल्यू भी वही हो जाएगी, हाई की वैल्यू भी वही हो जाएगी। इसका मैं ट्रेस टेबल भी बनाता हूँ आपको, वो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट काउंट कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारा लूप 5 टाइम चलेगा। यूजर से मार्क्स ले रहे हैं, उसका टोटल कर रहे हैं, कंडीशन चेक कर रहे हैं, दोनों, हाई वाली और लो वाली। अब हमने निकालनी है एवरेज। सो एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी 5 मार्क्स हैं, तो इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए। उसके बाद आपने सबको प्रिंट कर देना। ठीक है। अच्छा, प्रिंट अगेन बेटा प्रॉम्प्ट मैसेज के साथ प्रिंट करना है आपने, इसकी आदत डालिएगा। वैसे मैं एक लाइन में तीनों को प्रिंट कर सकता हूँ। हाईएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा और हाई। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे लोएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू लो और एवरेज मार्क्स इज इक्वल टू। अच्छा, ये बेटा हमारा इसमें सूडो कोड है। अभी जरा इसको हम ड्राई रन करके चेक करते हैं कि हमारा ये सूडो कोड सही भी है या नहीं। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करने लगा हूँ मैं। ठीक है। मैं ये बेसिकली, वैसे तो हमने डिक्लेरेशन वगैरह भी करनी होती है, लेकिन ये है कि मैं फिलहाल इसको यहाँ से करने लगा ताकि एक ही पेज पे आपको नजर आ जाए। अच्छा, ट्रेस टेबल, आपने पास पेपर में से क्वेश्चन देखे हैं, जितने वेरिएबल्स यूज हो रहे होते हैं उतने उसमें कॉलम होते हैं। यहाँ पे टोटल है, लो है, हाई है, एवरेज है, और काउंट है और मार्क्स है। ठीक है। वन बाय वन जरा देख लेते हैं सब। टोटल, हाई, लो, काउंट। सर ये इसका ट्रेस टेबल बनाना है या ना बनाए? आप लोग ना बनाए, बस समझ लो बंदे के। ये सूडो कोड का तो, एक तो आपको ट्रेस टेबल की थोड़ी समझ आ जाएगी, दूसरा ये आपको ये प्रोग्राम समझ आ जाएगा, सूडो कोड समझ आ जाएगा। तो सूडो कोड इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्योंकि ये इस तरह का कोई ना कोई वो एक प्रोग्राम देते हैं, वो फाइंड द एरर में दे दें, या आपके उसमें हो सकता है 15 मार्क्स के सिनेरियो में इस तरह का दे दें, कोई इस तरह का। तो इसलिए ये ठीक इम्पोर्टेंट है है। सर। ठीक। अच्छा, और कौन सा वेरिएबल था? एवरेज, और एक आउटपुट है। अच्छा, आउटपुट भी है। अच्छा जी, अब देखें बेटा, स्टेप 1 से शुरू करते हैं।
टोटल की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे आप 0 लिख दोगे। उसके बाद हाई की वैल्यू 0 है तो आप यहाँ पे 0 लिख देंगे। लो की वैल्यू 100,000 है तो लो की वैल्यू आप ये लिख दो। सर This- वी हैव टू ड्रॉ दिस, जी ये ड्रॉ नहीं, सॉरी क्या कह रहे हैं? ये ड्रॉ करना है। नहीं नहीं बेटा, ड्रॉ नहीं करना ये, आप बस समझ लो इसको। और ये मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ठीक है? अच्छा जी, फॉर काउंट इज इक्वल टू 1 to 5, काउंट की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है? काउंट की वैल्यू 1 है यहाँ से। अभी हम इस स्टेप पे पहुंचे हैं तो ये 4 वैल्यूज मैंने लिख दी। उसके बाद इनपुट इंटर योर मार्क्स, यहाँ पे यूजर कोई वैल्यू इंटर करेगा, ठीक है? फिलहाल मैं सपोज कर रहा हूँ कि टेस्ट है 25 मार्क्स का है, तो यूजर ने अपने फर्स्ट मार्क्स एंटर कर दिए 22, ठीक है? ये वैल्यूज आपको ट्रेस टेबल में ऊपर दी गिवन होती है कि आपने कौन सी वैल्यूज एंटर करनी है इनपुट वाली। फिलहाल हम अपने पास से 5 वैल्यूज सपोज कर लें। 22 है। नाउ यहाँ से यूजर ने वैल्यू ली, नाउ इनपुट टोटल, सॉरी टोटल इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स, तो टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी? बेटा टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो सर आप इधर ही हैं। मैं इधर ही हूँ, मैं पूछ रहा हूँ टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी इस स्टेटमेंट पे। इस स्टेटमेंट पे टोटल की वैल्यू क्या होगी? टोटल प्लस मार्क्स है 22। 22, ठीक है? 22 ही होगी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस स्टेटमेंट पे है, इफ मार्क्स इज लेस देन लो, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है। अब इफ स्टेटमेंट में जब कंडीशन ट्रू होती है तो हम ये देन वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है? अगर ये फॉल्स होगी तो हम इसको छोड़ देंगे, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अब क्योंकि कंडीशन ट्रू है, लो इज इक्वल टू मार्क्स, तो लो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 22 हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि कंडीशन ट्रू है, लो इज इक्वल टू मार्क्स, लो की वैल्यू 22। एंड इफ, ये इफ स्टेटमेंट खत्म होगी। अगली कंडीशन है इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन हाई, कंडीशन ट्रू है फॉल्स फिर ये ट्रू है। है? ये भी ट्रू है। हाई हाई इज इक्वल टू मार्क्स, हाई की वैल्यू भी 22 हो गई, क्योंकि ये पहला नंबर था तो पहला नंबर सबसे छोटा भी वही है, सबसे बड़ा भी वही है, क्योंकि है ही एक नंबर, ठीक है? तो सबकी वैल्यू यहाँ पे 22 होगी। एंड इफ नेक्स्ट काउंट, काउंट की वैल्यू अब यहाँ पे आ जाएगी आपके पास 2, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है? काउंट की वैल्यू 2 होगी, अब वापस ऊपर जाएगा फॉर लूप पे, लूप दोबारा एग्जीक्यूट करेगा। इनपुट इंटर योर मार्क्स, नाउ लेट्स सपोज यहाँ पे हमको मार्क्स इंटर कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 20 कर देते हैं। टोटल इक्वल टोटल प्लस मार्क्स, टोटल की वैल्यू 22 प्लस 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 42। नाउ इफ मार्क्स इज लेस देन लो, कंडीशन ट्रू है फॉल्स? ट्रू। फॉल्स 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 मार्क्स इज लेस देन लो, फॉल्स होगी ना सर? बेटा मार्क्स की वैल्यू क्या है? नहीं सॉरी सर, ट्रू होगी। मार्क्स की वैल्यू 20 है ना? हाँ, ये कंडीशन ट्रू है बेटा। तो अ, ट्रू है। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू है ना। लो इज इक्वल टू मार्क्स, तो लो में अब मार्क्स की ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है? नेक्स्ट इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन हाई, ये वाली कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है सर। ये फॉल्स है ना, तो इसको स्किप कर देगा, ठीक है? इसको स्किप करके नेक्स्ट काउंट पे आएंगे, काउंट की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 3 होगी। फ्री हो जाएगी। नाउ सिमिलरली अब लेट्स सपोज 18 वैल्यू हम एंटर कर देते हैं। ये सर ये आपने पढ़ाए थे, जी बेटा। पढ़ाए थे।
सॉरी हिमाद, मुझे समझ नहीं आ रही क्या कह रहे आपने आपने पहले ये पढ़ाया था ना? हैं। ये मैंने पता नहीं पाया होगा शायद। जी याद है सर, पढ़ाया था आपने। अच्छा, तो ना मार्क्स इज ग्रेटर देन हाई। अब इसी तरीके से आप ये कंडीशन वन बाय वन चेक करोगे। अब 18 मार्क 18 वैल्यू एंटर किया है हमने, तो ये पहले तो ये टोटल हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा आपके पास। इट इज लेस देन लो, तो लो में 18 आ जाएगा। हाई वाले को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि वो कंडीशन फॉल्स है हमारी। फोर्थ नंबर, लेट्स सपोज हम यहाँ पे 23 कर देते हैं। अब टोटल आपके पास हो जाएगा 83। ये बात समझ आ गई ना बेटा, समझ आ गया ना? ये जी सर, आगे ये सर। सर आगे समझ। ठीक है, 83 सर आ तो ये जाएगा। ऐसे चलता रहेगा? हाँ बेटा, 5 टाइम चलेगा। फॉर लूप चलता रहेगा। 1 to 5 है ना, 5 टाइम चलेगा। ठीक है सर। अच्छा जी, अब ये ठीक है। 23 जो है ना, इट इज नॉट लेस देन दिस। ये वाली कंडीशन यहाँ पे हमारी फॉल्स हो रही है। ठीक है, मार्क्स जी। इज लेस देन लो, तो दिस कंडीशन इज फॉल्स, तो हम लो वाले को नहीं छेड़ेंगे। तो मार्क्स फिर इज हम ग्रेट, हाई वाले पे चले जाएंगे। हाँ जी, ग्रेटर देन हाई वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तो इसकी वैल्यू वैल्यू हमारे पास 23 आ गई। ठीक है, इसको अब हम रिप्लेस कर देंगे। और उसके बाद फिफ्थ। अच्छा बेटा, ये जो मैंने 23 यहाँ पे लिखा है ना, इसको आप इधर ऊपर लिखो, यहाँ आखिर में लिखो, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी तो बेशक यहाँ पे लिखो। ठीक है, पर लेटेस्ट वैल्यू होती है, जो उसमें नुकसान नहीं होती। सही अब है सर। इसमें फॉर एग्जांपल एक वैल्यू और ले लेते हैं हम, लेट्स सपोज 17 ले लेते हैं। ठीक है, तो 17 हमारा क्योंकि लो है 18 से, तो ये यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये ऐड भी हो जाएगा, 100 होगा। तो ये 5 टाइम्स हमारा लूप चला। ये 5 नंबर हमने एंटर किए इसमें, 1 2 3 4 5। अब देखें, लोअर वेरिएबल में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और जो सबसे हाईएस्ट 23 मार्क्स थे वो हाई में आ गए। अब हमने निकालनी है इसकी एवरेज। एवरेज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाई 5। टोटल की वैल्यू 100 है, एवरेज हमारे पास 20 आ जाएगी। तो आउटपुट में आप बेसिकली इन सबको प्रिंट कर दोगे। हाई की वैल्यू क्या है, 23, और उसके बाद 17, और एवरेज 10। तो ये इस तरीके से बेटा ट्रेस टेबल बनता है। अगर आपको सूडो कोड दिया हो, तो ट्रेस टेबल आपने इस तरीके से फिल करना होता है, एक एक स्टेटमेंट देख के। आप एक दो बार जब स्टेटमेंट देखते हो ना लूप की, तो आपको समझ आ जाती है कि क्या हो रहा है। तो उसके बाद आपको बार बार एक एक स्टेटमेंट देखने की जरूरत नहीं है, फिर आप उसको कैरी ऑन कर सकते हो। जैसे हमने शुरू में एक दो में हमने कंडीशंस मैच की हैं, उसके बाद जब हमें समझ आ गया तो मैंने डायरेक्ट वैल्यूज लिखी। तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हो। तो ये ट्रेसेबल है, ये हाईएस्ट लोएस्ट वाला, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके आने के चांसेस भी हैं। अच्छा जी, अब ये टॉपिक क्या था? ये टॉपिक था नेस्टेड स्टेटमेंट्स। ठीक है, नेस्टेड क्यों है? एक फॉर लूप है, फॉर लूप के अंदर इफ स्टेटमेंट है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ नेस्टेड स्टेटमेंट। तो ये बेसिकली नेस्टेड स्टेटमेंट होती सर ये आउटपुट कैसे आपने दिया 23, 17 एंड 20? है। बेटा ये प्रिंट ये था ना आउटपुट, हाईएस्ट मार्क्स, लोएस्ट मार्क्स, एवरेज। हाईएस्ट मार्क्स 23 है, ठीक लोएस्ट ठीक है। मार्क्स 17 है, और ठीक। एवरेज जो हमने कैलकुलेट की ये 20 है। ठीक है। ठीक है। When the single subject program is working, extended to calculate and output largest, highest, lowest and every mark for a single student with 6 subjects studied by a student. ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने चेंजेस क्या करनी है? ये हमारा सिर्फ एक उसका है, एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने उसको 6 स्टूडेंट्स के लिए करना। ठीक है, सॉरी 6 सब्जेक्ट्स के लिए करना। अब सबके, हर सब्जेक्ट के हमें अलग अलग उसमें मार्क्स चाहिए। तो ये सिंपल सा काम है, आप एक लूप यहाँ पे और लगा दोगे। और का इसको हम सब्जेक्ट कर देते हैं, सब इज इक्वल टू, सॉरी सब्जेक्ट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 1 to 6।
ठीक है, और आखिर में आके नेक्स्ट सब्जेक्ट। अच्छा बेटा, अब इसमें इससे होगा क्या? ठीक है, अब ये नेस्टेड फॉर स्टेटमेंट बन गया है। इससे होगा क्या बेसिकली? अब ये जो एक सब्जेक्ट के लिए हम काम कर रहे थे, वही काम हम अब 6 सब्जेक्ट्स के लिए कर रहे हैं। तो हमें सबके लिए अलग अलग कोई प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। हम एक ही उसको नेस्टेड लूप में डाल देते हैं। ठीक है, अब देखें, ये वाला प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम था एक के लिए हमने लिखा, उसको हमने ट्रेस टेबल के साथ टेस्ट भी कर दिया, तो हमारा सही चल रहा है। अब जब हमने 6 सब्जेक्ट्स लेने हैं तो एक लूप और लगा देंगे हम फॉर लूप। तो अब ये एक पहले एक सब्जेक्ट के लिए रिपीट होगा 5 टाइम्स, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर दूसरे सब्जेक्ट के 5 टेस्ट का रिजल्ट लेगा, फिर तीसरे का, एंड सो ऑन। ठीक है, और साथ साथ उसकी वैल्यू भी प्रिंट करता है। तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। अच्छा बेटा, ये आप लोगों के पास हार्ड कॉपी है तो इसको लिख लें। सर ये एक्टिविटी 8.12 आपने किया है। पता नहीं कौन सी थी यार। 8.11। ठीक है सर, हमने ये हमने सॉल्व कर दिया सॉल्व। ठीक हो गया। और ये वाले जो है ना, ये 1 2 का है। ये जो मैंने सब्जेक्ट वाला जो चेंजेस किए हैं ना, बस यही एक चेंजेस करनी है। आप बेशक किसी को हाईलाइट कर दो। ये ठीक है एक सर, एक लूप और लगाया 8.12। बाकी वही सेम है। हाँ, बाकी सारा का सारा। सर 1 मिनट ऊपर लूप की तरफ ले जाए, मैं लूप जी जी देखूँ जी। सर तो बाकी। वो सिलेक्ट करके दिखाएं सर, वो सिलेक्ट करके बताएं कौन सा वाला से चेंज करना है। बेटा चेंज इसमें बताता हूँ। बेटा ये और ये, बस ये सिर्फ ऐड होगा, बाकी सिर्फ सारा का सारा होगा। ठीक हो गया बेटा, आगे चलो। ठीक है सर, चलें। अच्छा जी, अब आ जाए एक्टिविटी 8.13। When a single student program is working, extend your program to complete the task to calculate and output the largest, highest, lowest, and every marks for the whole class of 20 students. जी, क्या चेंज होगी? सब चेंज बता दो। हाँ सर, फॉर 1 to 20 हो जाएगा। ठीक हो गया। ठीक है, फॉर स्टूडेंट इज इक्वल टू 1 to 20 कर दें। बिल्कुल, मतलब इन दो लूप से भी पहले, ये दोनों जो फॉर हैं इनसे पहले यहाँ पे एक फॉर और लगा दें। ठीक है, फॉर स्टूडेंट इज इक्वल टू 1 to 20, और आखिर में ये नेक्स्ट सब्जेक्ट के बाद उसको नेक्स्ट कर दें। नहीं तो सर, ये फॉर सब्जेक्ट 1 to 6 जो है उसकी जगह पे नहीं लगाएंगे। नहीं 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 नहीं, देखें, आप सिनेरियो समझें। पहले उसने कहा कि एक ही सब्जेक्ट है, उसके 5 टेस्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर के आप 5 टेस्ट दे रहे हो, उसमें से आप हाईएस्ट मार्क्स टेस्ट के, लोएस्ट मार्क्स और एवरेज मार्क्स बता दो। फिर उसने कहा कि इसको एक्सटेंड करें 6 सब्जेक्ट्स के लिए, मतलब मैथ भी आ गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, वो सारे भी आ गए। एक स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के 5 5 टेस्ट। फिर उसने कहा जब एक स्टूडेंट का हो गया, तो अब आप पूरी क्लास का करें, और क्लास में हमारे 20 स्टूडेंट्स। सही है सर। ठीक है, तो ये उसने बेसिकली स्टेप बाय स्टेप उसको किया। तो आपने वो बाकी कुछ नहीं बेटा, ये हम जब प्रोग्राम लिखते हैं ना इस तरह का, तो हम एक के लिए ही लिख के उसी को हम चेक करते हैं।
ठीक है, बाकी लूप ही लगाना होता है बस। ये रिपीट खुद ही करता रहेगा। अब 20 दफा ये सारा प्रोसीजर रिपीट हो गया ना। दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लूप या नेस्टेड स्टेटमेंट, आप इसको कहते हैं। जो लूप के अंदर लूप यूज हो रहा है, फिर लूप के अंदर एक और लूप यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऑटोमेटिकली 20 स्टूडेंट्स का सारा वैल्यू जो है वो उनकी कैलकुलेट करके देता रहेगा। ये समझ आ गई? जी सर। ठीक है। अच्छा जी, वैसे लाइनें लगाएंगे इतनी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए, प्रोसीजर एंड फंक्शंस। अच्छा बेटा, प्रोसीजर एंड फंक्शंस दो चीजें हैं। हमने शुरू में देखा था कि हम जो टॉप डाउन डिजाइन का टॉपिक था, उसमें हमने देखा था कि अगर हमारी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी हो तो हम उसको छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग में हम उसको जो अप्लाई करते हैं उसके लिए हमने स्ट्रक्चर चार्ट देखा था, वो बाकी सारा कुछ टॉप डाउन डिजाइन के वो डायग्राम भी देख ली थी हमने, स्ट्रक्चर चार्ट। प्रोग्रामिंग में हम उसको जो करते हैं, हम उसके सब प्रोग्राम्स बनाते हैं जिन्हें हम प्रोसीजर्स कहते हैं। ठीक है, वो प्रोसीजर हम हर काम का अलग अलग प्रोसीजर लिखते हैं, बाद में हम उनको कंबाइन करते हैं मेन फंक्शन में, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम बन जाता है। एक रीजन इसकी ये है कि आप अपने प्रोग्राम को छोटे सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दूसरा इसका पर्पस ये होता है कि अगर आपका कोई फंक्शन बार बार रिपीट हो रहा है तो फिर आप एक प्रोसीजर लिखोगे, फिर आप उसको बार बार एग्जीक्यूट नहीं करोगे। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आप लोग गेम्स खेलते होंगे, कौन सी गेम्स खेलते हैं वैसे? सर कभी 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 खेल लेते हैं सबवे सर्फर्स। कौन सी? फोर्टनाइट। मैंने फोर्टनाइट? अच्छा, फोर्टनाइट का मुझे आइडिया नहीं है इतना। सर वो पबजी की तरह ही है। पबजी की तरह ही है, चलो मैं पबजी की एग्जांपल दे देता हूँ। अब जैसे पबजी में देखें, अगर आप उनने डिफरेंट उन्होंने वो चीजें बनाई होती हैं, जैसे कुछ घर बनाए हुए हैं, कुछ उन्होंने घरों की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, कुछ हट टाइप है, कुछ वो 1 BHK टाइप होता है, कुछ डबल स्टोरी होते हैं, कुछ पूरी की पूरी बिल्डिंग होती हैं। अब अगर आप देखें तो वो बिल्डिंग का जब वो कोड लिखेंगे तो वो एक ही बार लिखेंगे, उस बिल्डिंग को फिर वो डिफरेंट जगह पे प्लेस करना होता है उन्होंने खाली। तो वो हर बार जब जितनी बार भी वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो उसका बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता, उसको प्रोसीजर का फायदा ये होता है। अगर आप एक ही प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको हर बिल्डिंग का उसका कोड लिखना पड़ेगा कि उसका डिजाइन कैसा है, वो उसका डिस्प्ले कैसा करना है, ये कैसा करना है, डोर कितने कैसे करने हैं। तो वो सारी की सारी चीजें आपको हर बार उसका प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। प्रोसीजर का फायदा ये होता है कि आप एक बार प्रोग्राम लिखते हैं, उसके बाद आप उसको उसी को बार बार रिपीट करते रहो। ठीक है, आप उसको कॉल करते हो, सिर्फ रिपीट भी नहीं करते, सिर्फ उसका नाम लिखते हो तो सारा का सारा कोड रन हो जाता है। कैसे होता है वो भी आगे देखते हैं, मतलब प्रोसीजर होता ही है, प्रोसीजर होता है और एक फंक्शन होता है। ठीक है। Procedure and functions are built-in programs that performs a commonly used task. These are defined once and can be called many times within a program. आप इसको एक बार डिफाइन करते हो और उसके बाद आप उसको मल्टीपल टाइम उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इसकी एग्जांपल, अच्छा ये बेटा इसका इसकी डेफिनेशन बस याद रखिएगा। प्रोसीजर फंक्शन लिखने को मेरा नहीं ख्याल कि वो देंगे, लेकिन आपको आना चाहिए वैसे प्रोसीजर लिखना सूडो कोड में ही। प्रोग्रामिंग में तो ईजी है, लेकिन ये है कि सूडो कोड में आपको लिखना आना चाहिए। अच्छा, प्रोसीजर, फंक्शंस एंड पैरामीटर्स, तीन चीजें हैं, टर्म्स हैं इसमें। प्रोसीजर की ये डेफिनेशन है, इट इज सेट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स ग्रुप टुगेदर अंडर अ सिंगल नेम दैट कैन बी कॉल्ड टू परफॉर्म अ टास्क एट एनी पॉइंट इन द प्रोग्राम। बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती है जिसको हम एक प्रॉपर नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे इस प्रोसीजर का नाम उसने दिया हुआ स्टार्स का, और उसके बाद आप वो सिंगल टास्क परफॉर्म करता है, आप उसको जितनी बार कॉल करना चाहें प्रोग्राम में तो उतनी बार वो आपको इस कोड को रन कर देगा।
function is a set of programming statement grouped together under a single name that can be called to perform a task अच्छा ये पहली स्टेटमेंट बेटा ये दोनों की सेम है, ठीक है। प्रोसीजर और फंक्शन का पहला जो सेंटेंस है अगर आप ये भी देखें तो ये सेम है, जो ये वही है जो ऊपर प्रोसीजर का लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आगे उसका डिफरेंस भी लिखा हुआ है। इन कंट्रास्ट टू अ प्रोसीजर, अ फंक्शन विल रिटर्न अ वैल्यू बैक टू द मेन प्रोग्राम। ये फंक्शन जो है वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कुछ फंक्शंस पढ़े हैं, जैसे लेंथ का फंक्शन पढ़ा था हमने। लेंथ और स्ट्रिंग रखेंगे तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा, 15 16 जितनी भी लेंथ है आपका, आपकी स्ट्रिंग। तो फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है, प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता। बेटा डिफरेंस समझ आया इसका? जी और Parameters are the variables that store the values of the argument passed to the procedure or function। अच्छा, फंक्शन के अंदर जो भी चीजें आप यूज करोगे वो उसके पैरामीटर्स हों, एज एन इनपुट आप कह लो। जैसे अगर मैं एक अगर एग्जांपल दूं, हमने लेंथ फंक्शन पढ़ा था, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेंथ, और यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं सेपिएंट हॉल स्कूल सिस्टम, ये बल्कि स्कूल सेपिएंट हॉल तक ये रख देते हैं हम इसको, ठीक है। ये अब मैंने एक फंक्शन लिखा है ना, इसमें फंक्शन कौन सा है? लेंथ। क्या हो रहा है? ये फंक्शन है, और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड पैरामीटर, ठीक है। ये इसका पैरामीटर। तो फंक्शन को जो आप इनपुट देते हो, प्रोसीजर को जो आप इनपुट देते हो, वो उसके पैरामीटर्स होते हैं। प्रोसीजर में आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स ऑप्शनल होते हैं, फंक्शन में लाजमी होते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल है। अच्छा जी, अब इसमें डिफाइन कैसे, अच्छा बेटा ये क्लियर है? प्रोसीजर, फंक्शन, पैरामीटर तीनों डेफिनेशंस क्लियर है? यस सर। ठीक है। डेफिनेशन एंड यूज ऑफ प्रोसीजर, आप इसको यूज कैसे करोगे विद और विदाउट पैरामीटर्स? पहले विदाउट पैरामीटर्स एक एग्जांपल देख लेते हैं। विदाउट पैरामीटर मीन उसमें कोई इनपुट नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये प्रोसीजर हमने लिखा स्टार्स का, ठीक है। प्रोसीजर, उसके बाद प्रोसीजर का नाम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने आउटपुट लिख दिया स्टार्स, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है ये, आपके 10 12 जो स्टार्स हैं ये डिस्प्ले कर रहे हो। वो आप आउटपुट को अच्छा बनाने के लिए किसी भी तरीके फॉर्मेटिंग के लिए आप उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद प्रोसीजर आपने एंड कर दिया, ये प्रोसीजर बस इतना सही। इसका नाम, प्रोसीजर का नाम स्टार्स है, ठीक है। दिस इज प्रोसीजर नेम। दिस बेसिकली फंक्शन ऑफ प्रोसीजर कि जब वो प्रोसीजर रन होगा तो करेगा क्या, वो करेगा सिर्फ ये कि वो इतने स्टार्स प्रिंट कर देगा और प्रोसीजर एंड होगा। नाउ दिस इज कॉल्ड डिफाइनिंग अ प्रोसीजर। यहाँ पे आपने प्रोसीजर को सिर्फ डिफाइन किया है कि ये प्रोसीजर है, इसका नाम स्टार्स है, जब इसको रन करेंगे तो वो ये करेगा। उसके बाद आप उसको मेन प्रोग्राम में यूज करते हो, उसके लिए आप सिर्फ ये टर्म्स यूज करते हो, कॉल और उसके बाद प्रोसीजर का नाम, ठीक है। अब ये जो चीज है ना, ये एग्जांपल ये है बेसिकली, इसको हम कहते हैं डिफाइनिंग अ प्रोसीजर, ठीक है। ये लिख लें साथ। और ये जो है दिस इज कॉल्ड कॉलिंग अ प्रोसीजर, कि फंक्शन को कॉल कैसे करें। कॉल करने का मतलब ये है कि आप उसको अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हो। अब मैं जितनी बार भी कॉल स्टार्स लिखूंगा ना, तो मेरा ये कोड रन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मुझे बार बार ये स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब ये सिंपल सी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, मतलब 8 10 लाइनों के भी होते हैं, 50 100 लाइनों के भी होते हैं, डिपेंड करता है कहाँ पे यूज करें, क्या करें। उसका फायदा ये है कि अगर फॉर एग्जांपल 5 लाइन ऑफ कोड्स का भी अगर प्रोसीजर है, तो हमें बार बार वो 5 लाइनें नहीं लिखनी पड़ेंगी, हम सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखेंगे कॉल, और प्रोसीजर का नाम लिखते हैं, तो हमारी सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी। पाइथन में डिफाइन करने का ये मेथड है।
DEF स्पेस और उसके बाद स्टार्स वेरी मतलब पैरामीटर आप प्रोसीजर का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट्स स्मॉल ब्रैकेट्स, ये दो स्मॉल ब्रैकेट डाली हुई हैं, ठीक है, दो स्मॉल ब्रैकेट डालेंगे विदाउट एनी स्पेस, और उसके बाद कॉलन डाल के आपने जो भी उसमें प्रिंट आउटपुट की क्या हुआ। तो जाने दे, हमारे को मसले हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। तो बचपन में अमरूद ज्यादा खाए हैं सॉरी आपने। ना ना सॉरी कोई सर। नहीं, ठीक है ठीक। अच्छा ये खैर, अच्छा ये बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पाइथन वाला, आपको सूडो कोड का पता होना चाहिए कि उसमें प्रोसीजर आप कैसे कॉल करते हैं, वो मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाए, राइट अ शॉर्ट कोड इन योर चोजन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू डिफाइन एंड यूज अ प्रोसीजर टू डिस्प्ले 3 लाइन ऑफ स्टार्स। अच्छा, अब बेटा इसमें हमने तीन लाइनें स्टार्स की प्रिंट करनी है और उनको हमने प्रोग्राम में यूज भी करना है। तो सबसे पहले तो हम उसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। डिफाइन करने के लिए प्रोसीजर को ये बेटा लिख लीजिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रोसीजर और उसके बाद स्पेस और प्रोसीजर का नाम। फॉर एग्जांपल हम इसको स्टार ही नाम दे देते हैं, कैपिटल लिखें स्मॉल लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसमें आपने आउटपुट लिखें या प्रिंट लिखें आपकी मर्जी है। प्रिंट इन्वर्टेड कॉमर्स में स्टैरिक वाली लाइन डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टार वाली एक लाइन यहाँ पे उसमें कर, ठीक है। कॉपी पे अगर वो उस पे लिख रहे हो तो ये बस 4-5 स्टार डाल देना बहुत है। 3 लाइनें ठीक प्रिंट करनी है तो 3 दफा ठीक प्रिंट स्टेटमेंट लीजिए। सर, मैं लिख रहा हूँ नीचे, फिर 2 डैश डाल रहा हूँ बस, फिर वो हाँ मतलब हो हाँ ही ठीक है जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद आ जाएगा आपका एंड प्रोसीजर, ठीक है। अच्छा, अब बेटा इसको मेन फंक्शन में कैसे यूज करते हैं। मेन फंक्शन आपका लेट्स सपोज यहाँ पे आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और उसमें आपने सिंपल लिखना है कॉल और प्रोसीजर का नाम लिखना है कॉल स्टार। अब मैं एक बार ये लिखूंगा तो 3 दफा प्रिंट हो जाएगी, ये 3 दफा प्रिंट होगी, ठीक है। मैं अगर लेट्स सपोज यहाँ पे लिखता हूँ कमेंट्स और उसके बाद मैं दोबारा लिख देता हूँ कॉल स्टार, तो इसका जो आउटपुट होगा वो इस तरीके से होगा। वो पहले आपकी इसका आउटपुट ऐसे होगा बेटा जब हम उसको रन करेंगे। बात समझ आई। यस सर। फायदा क्या हुआ प्रोसीजर का, मुझे बार बार ये 3 दफा प्रिंट नहीं लिखना पड़ेगा, मैं सिर्फ ये लिखूंगा। अब मैं जब भी मुझे 3 स्टार की स्टैटिक वाली लाइन चाहिए होगी मैं कॉल स्टार लिखूंगा, वो मेरा फंक्शन रन हो जाए, ठीक है। तो यही प्रोग्रामिंग में भी यूज होता है, सर मैंने आप जी बेटा। ये मेन की ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखेंगे? नहीं, ठीक है सर। ये मैन नाम भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना वो मैन का वर्ड उसमें होता है। जैसे वो C++ में वॉइड मैन वॉइड होता है, इंट मैन इंट होता है, तो इस तरीके से आप उसको के सूडो कोड लिख रहे हो ये मैन ही लिख दो बहुत है, ठीक है ठीक है। सर। और ये मैन तभी लिखना है आपने जब प्रोसीजर या फंक्शन यूज कर रहे हो, वरना जरूरत नहीं। अच्छा, ये वाला ऊपर जो हमने पढ़ा था इसमें हम उसको कोई पैरामीटर नहीं दे रहे थे, हम सिर्फ एक स्टैटिक लाइन प्रिंट कर,
ठीक है। अभी हम एक ऐसा प्रोसीजर देखेंगे जिसमें पैरामीटर्स दिए हैं, मतलब हम उसको कोई इनपुट भी दे रहे हैं। ठीक है। ये प्रोसीजर है। ठीक है, इसका नाम स्टार जी है, और उसमें हमने इसको इनपुट भी दे दिया नंबर के नाम से। ठीक है। नंबर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन इंटीजर हो, डेटा टाइप इंटीजर है। डिक्लेयर काउंटर इंटीजर, ये डिक्लेरेशन है। उसके बाद ये लूप लगाएंगे, और काउंट इज इक्वल टू 1 टू नंबर, आउटपुट स्टार, और उसके बाद नेक्स्ट काउंट। अब इसमें होगा क्या, ऊपर देखें हमने पूरी लाइन प्रिंट की। अब यहाँ पे हम लेट्स सपोज हम कहते हैं कि यूजर से पूछें, यूजर ने जितने स्टैटिक डिस्प्ले करने हैं वो उतने करें। ठीक है। तो उसके लिए फिर हम उसको उस फंक्शन में ही उसका नंबर दे दें। फॉर एग्जाम्पल कॉल स्टार 7 जब हम लिखेंगे, तो वो 7 स्टार्स प्रिंट करेगा। क्योंकि ये वाला लूप देखें, फॉर लूप, ये 1 से लेके, यूजर ने अगर 7 एंटर किया तो 1 से लेके 7 टाइम चलेगा, और 7 टाइम ये आपका स्टार प्रिंट करेगा। बेटा ये क्लियर है? यस सर। जी सर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये जरा इसको हाईलाइट कर देना। अब प्रोसीजर कॉल मस्ट मैच द प्रोसीजर डेफिनेशन, मतलब इनका नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, जो नाम आपने यहाँ पे रखा है वही नाम आपका कॉल के टाइम पे भी। और ठीक है सर। इनकी डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। इनका नाम डिफरेंट है, हो सकता है सेम भी कर सकते हैं, लेकिन डेटा टाइप इनकी सेम होनी चाहिए। तो बेटा ये ऊपर वाला ये एक्टिविटी तो वही है जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, कि आप यूजर से पूछो कितने स्टार प्रिंट करना चाहता है, तो उतने आप स्टार प्रिंट कर दो। तो इसका कोड ऊपर लिखा हुआ है, जो भी हमने पढ़ा कोई वाला। तो यहाँ तक क्लियर है? जी सर। कि आप लोग एक काम करें, जी सर। अभी 20 मिनट है, 10 मिनट है, 10 मिनट है। बेटा ये इसका सूडो कोड लिखो जरा। ठीक है सर। आगे फंक्शन का टॉपिक है हेलो, वो। आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही हो। तो ठीक है। फंक्शन का टॉपिक है बेटा, वो इंशाल्लाह कल करेंगे हम। ये लाइब्रेरी रूटीन शीट 2-3 चीजें रह गई हैं, ये कल हमारा खत्म हो जाएगा। कल नहीं, मतलब मंडे को। बेटा आप लोगों के पास नोट्स हैं ना? मैं स्क्रीन की जरूरत तो नहीं है आपको? नहीं सर। ठीक है। पूछने पर बताएंगे। हम्म। क्या हुआ? मेरा माइक कौन था मुझे पता नहीं सर। अच्छा। सर ये ड्रामे लगवा रहे हैं सर। पता है बचपन में अमरूद जो खाता है ना वो ऐसा ही है। सर नहीं। फिर आपको कैसे पता? अमरूद में कीड़े होते हैं ना। सर नहीं सर, ऐसी बात नहीं है सर। चलो मान लेते हैं। अच्छा चलो बेटा, ये कंप्लीट करके ये आप मैम को चेक करा दीजिएगा। अच्छा, दो हमारे इसके ये एक दो टॉपिक्स इसमें रह गए। बाकी जो सेक्शन 8.2 8.3 है वो 4-4 पेजेस के सेक्शन है।
तो वो इतना लेंथी नहीं है वो, मेरे वो ख्याल में कल करेंगे। मंडे को। ठीक है सर। ठीक है, ठीक तो ये वाला ठीक कंप्लीट करके जाना। ठीक है सर। ठीक ओके, है सर। ठीक है बेटा, ठीक सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।